वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। महाराष्ट्र की कुछ इंटरेस्टिंग सीट की बात बाकी रह गई थी, वो हम कर लें। उसके बाद मैं आपको उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की और फिर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नारा नया निकला है उसकी बात करेंगे। लेकिन पहले जरा जो दो बात मैं आपको कह रहा था, अबू आजमी और नवाब मलिक। देखिए, इन दोनों के बीच में अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, नवाब मलिक फिलहाल ये शरद पवार गुट एनसीपी में थे, उसके बाद फिर अब ये बट गई तो इधर आ गए अजीत पवार की तरफ। बीजेपी इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती है, इनकी बेटी को लेकिन एनसीपी अजीत पवार की तरफ से टिकट मिल गया है। ये खुद क्या करेंगे कहा था 3 बजे बताऊंगा, 2 बज गए, 1 घंटे में और पता चल जाएगा। ये चुनाव लड़ेंगे तो किस सिंबल पर लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, ये सारी चीजें अभी साफ हो जाएंगी। दूसरी ओर अबू आजमी ये कह रहे हैं कि अगर नवाब मलिक मेरे सामने लड़ते हैं तो जीतना तो उनको है नहीं, लेकिन वोट काटने के लिए मेरे सामने लड़ सकते हैं। इन दोनों की टक्कर मानखुर्द शिवाजी नगर की सीट पर होती रहती है। तो इन दोनों की बात मैं आपको सुना रहा हूं, अबू आजमी और नवाब मलिक। नवाब मलिक साहब अजीत पवार साहब की पार्टी से लड़ते तो उनको वोट मिलता नहीं, तो ये नाटक रचा गया कि उनको टिकट ना दिया जाए और आज़ाद लड़ाया जाए तो कुछ वोट ज़्यादा काट सकते हैं। सिर्फ इसलिए लड़ाया जा रहा है कि वोट काटें, जीत नहीं सकते, वोट काट के बीजेपी को जिताएं। ये बात जनता को अच्छी तरह पता है कि वोटों को डिवीज़न से कौन चुन कर आने वाला है, तो जनता इसका फैसला खुद करेगी। अब ये फैसला हमने लड़ने के लिए किया, हम चुनाव लड़ेंगे। और ये सवाल है कि किस दल से लड़ेंगे, 3 बजे तक मामला साफ हो जाएगा। मैं अजीत पवार जी के साथ में हूँ, वे संकट में मेरे परिवार और मेरे साथ खड़े रहे, मेरा दायित्व है उनके साथ खड़ा रहना, मैं उनके साथ हूँ। और चुनाव कैसे लड़ूंगा ये 3 बजे तक आपके समझ में आ जाएगा। और निश्चित रूप से सना चाहे जो भी रिकॉर्डें पैदा करें वो जीतेगी, क्योंकि 5 साल वो लोगों के साथ बनी रही। मुझसे ज़्यादा जनसंपर्क उसका है, लोगों के हर दिन उसने काम किए हैं। तो मुझे ज़रा भी संदेह नहीं कि कोई क्या गड़बड़ करेगा, फिर भी वो चुनाव जीतेगी और मैं भी चुनाव जीतूंगा, मुझे ये पूरा विश्वास है। मैं जहाँ चुनाव लड़ने जा रहा हूँ वो महाविकास आघाड़ी के साथ रह के भित्तरघात क्या क्या उन्होंने किया है महाविकास आघाड़ी के लोग जानते हैं। राज्यसभा में किसको वोट दिया, विधान परिषद में किसको वोट दिया, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने से कैसे सरकार चली गई, ये महाविकास आघाड़ी के लोग जानते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाली राजनीति लोग करते रहे, जनता और नेताओं को पता है। नवाब मलिक कह रहे हैं कि ये तो अबू आजमी बीजेपी की वोट के लिए वोट करते रहे छुप छुप कर, और इनकी अपनी बेटी की सीट पर भी फ्रेंडली फाइट होने वाली है, उसकी बात भी करेंगे। लेकिन पहले आप मुझे बता रहे थे कि कुछ इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग जोड़ी है दोनों की। नहीं, ये दरअसल मैंने भी उसको डिटेल में पढ़ा तो ध्यान में आया। दरअसल हम लोग जो देख रहे हैं वो शरद पवार वाले नवाब मलिक को देख रहे हैं, मुलायम सिंह यादव वाले नवाब मलिक की चर्चा रह जाती है। दरअसल अबू आजमी समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और अबू आजमी के पीछे नवाब मलिक थे। अच्छा। राजनीति के लिहाज से समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनकर वो विधानसभा पहुंचे थे। अबू आजमी छोटे रह गए, वो बड़े होते चले गए, मंत्री बनते चले गए, शरद पवार के नजदीकी हो गए। जो बाद में कहा गया, हालांकि ये आरोप है, लेकिन कहा गया कि दाऊद गिरोह से बड़ी नजदीकी हो गई, जो बड़े ठेके, बड़े कॉन्ट्रैक्ट, और मुंबई में जो जिसको कहते हैं ना मुस्लिम रॉबिन हुड के तौर पर वो नवाब मलिक अपने आप को एस्टेब्लिश करते गए। बाद में नवाब मलिक का रास्ता अलग हो गया, वो शरद पवार के साथ चले गए। अबू आजमी को आज भी ये टीस है कि वो नवाब मलिक से बड़े नेता, वो खुद को मानते हैं, और आज भी वो टीस है। ये जो अणुशक्ति नगर और मानखुर्द वाली लड़ाई है, ये दरअसल मुस्लिमों के बीच में अपनी ताकत की नवाब मलिक और अबू आजमी की लड़ाई है। इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए। जो फहाद को टिकट मिला है, वो टिकट भले ही और चीजें बताई जाएं, लेकिन उसमें अबू आजमी की बड़ी भूमिका है। अबू आसिम आजमी ने फहाद को टिकट दिलाया कि सना मलिक चुनाव हार जाए। अब इसीलिए ये नवाब मलिक, पहले नवाब मलिक नहीं लड़ते, जो मुझे जानकारी मिली कि नवाब मलिक नहीं लड़ने वाले थे, वो शांति से अबू आजमी के खिलाफ, अब ये जो अबू आजमी के खिलाफ लड़ेंगे, तो दोनों दो कॉन्स्टिट्यूएंसी पे दो फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, क्या खबर है अब नवाब मलिक को लेकर? देखिए, अबू आसिम आजमी और नवाब मलिक में 3-4 बातें कॉमन है। देखिए, दोनों मुसलमानों की राजनीति करते हैं, दोनों राजनीता करते हैं, और दोनों अपराध की आय से जो अर्जित संपत्ति है उसे उन्होंने बम्बई में अपनी ताकत को बढ़ाया है। दोनों के अंडरवर्ल्ड से संबंध रहे हैं और उससे उन्होंने जो अपराध की संपत्ति बम्बई में इकट्ठी की। एक समय ऐसी स्थिति थी कि अबू आसिम आजमी और ये जो दूसरे उम्मीदवार है, ये आपस में समधी बनने वाले थे। अच्छा। अबू आसिम आजमी का जो बेटा है फरहान आजमी, अब बाद में उसने आशिया टाकिया जो फिल्म एक्ट्रेस थी उससे शादी की, उसकी शादी नवाब मलिक के परिवार में बातचीत चल रही थी होने की, और लगभग बात पक्की हो गई थी। किसी कारण से वो शादी हो नहीं पाई। अगर वो शादी हो जाती तो आज दोनों साथ के मिलकर राजनीति करते, प्रचार कर रहे होते, साथ में मिलकर राजनीति कर रहे होते। लेकिन
सब तो बाप बेटा बेटा बेटी सब लड़ रहे हैं तो हो सकता है तब भी लड़ते। लेकिन इतनी खटास नहीं आती रिश्तों के अंदर, तो वो एक रहा। लेकिन अब देखिए, अब दोनों को अपनी राजनीति करना है। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय से बने हुए, वो विधायक बनते उन्हें इस बात का टीज रहा कि मेरे बाद आने हुए आकर यह विधायक बने, मंत्री बने और कैबिनेट मंत्री बने, मुंबई के प्रभारी बने। और मुंबई में अपने मंत्री पद के दौरान जब मुंबई के प्रभारी पालक मंत्री शरद पवार ने बनाया था, तो नवाब मलिक ने मुंबई में अपना एक अधिकार बनाया है बहुत। और मुस्लिम कम्युनिटी की जितनी संस्थाएं चलती है मुंबई के अंदर, उसमें मैक्सिमम में सना जो इनकी बेटी है वो शामिल है। तो मुसलमानों की जो सामाजिक संस्थाएं काम करती है उसमें नवाब मलिक की एक बड़ी भूमिका है। तो इसके लेकिन ये समझ नहीं आया सर, ये सना मलिक अजीत पवार की टिकट से लड़ रही हैं, इनके सामने शिंदे सेना के अविनाश राणे खड़े हो गए। अजीत पवार के उम्मीदवार के सामने एक नाथ शिंदे कैंडिडेट दे रहे हैं। देखिए, ये पहले कह दिया गया था कि आज नवाब मलिक से कि आपको यहाँ पे सीट पे चुनाव नहीं लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध था। एक नाथ शिंदे भी नहीं चाहते थे कि उनका जो वोटर और भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, जो कट्टर हिंदुत्व की बात करता है, जो अपराधियों की मुक्ति की राजनीति की बात करता है, वो उन्हें समर्थन नहीं कराएगा। और हमें आपके लिए प्रचार करना या गठबंधन में आप अगर लड़ोगे तो हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पहले यह सहमति हो गई थी, लेकिन बाद में नवाब मलिक को लगा कि नहीं, अगर मैं नहीं लड़ रहा हूं तो मेरी बेटी को चुनाव लड़वाया जाए। अजीत पवार से उन्होंने बात की होगी, अजीत पवार ने उनकी बेटी को टिकट दे दिया होगा, क्योंकि अजीत पवार इस बात की घोषणा कर चुके थे चुनाव के पहले कि जितने उम्मीदवार उनके उतरेंगे उसके 10% में मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देंगे। वो सार्वजनिक रूप से कह चुके थे। और अजीत पवार का एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम है। बारामती के आसपास का भी जो पश्चिम महाराष्ट्र में वो मुसलमान का बड़ा वोट बैंक जो शरद पवार के साथ रहा, वो कोई अजीत पवार के साथ भी जुड़ा हुआ है। हारून उनके मंत्री रहे, मुश्रीफ मंत्री अजीत पवार के अभी सरकार के अंदर मंत्री है। तो अजीत पवार को लग रहा था कि मुस्लिम वोट बैंक जो बीजेपी को वोट नहीं करता है, जो एकनाथ शिंदे को नहीं करेगा, शायद मेरा वोटर मेरे साथ जुड़ा रहेगा। तो इन्होंने मुंबई के कारण उनको ध्यान में रख के दिया। अब एकनाथ शिंदे का जो उम्मीदवार है वहां से, उसका भी जमीन स्तर पर वहां ग्राउंड रहा है। तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि भाई उसके लिए हम सीट क्यों छोड़े, हम कैंडिडेट खड़ा करते हैं, फ्रेंडली फाइट होगी, जो जीतेगा। और इसमें कहता है कि अगर ये उम्मीदवार विड्रॉ नहीं करते हैं तो नवाब मलिक की बेटी चुनाव हार जाएगी। इनसे हारेगी, बिल्कुल हार जाएगी। शिंदे साहब का टिकट जो है बीजेपी का टिकट है या शिंदे साहब का टिकट है? नहीं, अंदर से अंडरस्टैंडिंग तो एक ही होगी ना कि भाई नवाब मलिक से परिवार से कोई ना पहुंचे। मार्गदर्शन तो अमित भाई का ही होगा। ये तो बहुत साफ है। नहीं, इसमें फवाद साहब की गाड़ी ना निकल पड़े। लेकिन नहीं, कुछ भी हो सकता है। देखिए ऐसा है, वो इतना ही है कि नवाब मलिक के बेटी को या नवाब मलिक को विधानसभा में नहीं आने देना है। और वो एक मन में भाव है, होना भी चाहिए। जो आप इतनी आगे देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक में कितनी लड़ाई हुई। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहा कि ये आदमी माफिया है, ये आदमी अंडरवर्ल्ड के साथ रहा है, ये आदमी ऐसे जमीन लोगों की हड़पता रहा है और इस आदमी को मैं छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने आके तो अजीत पवार को मनाते ना सर, क्यों टिकट दिया उनकी बेटी को? तो अजीत नहीं, तो पवार ऐसा तो अजीत पवार के लिए भी बोला था देवेंद्र फडणवीस ने। अजीत पवार को भी बताया होगा। फडणवीस का अजीत ऐसा पवार है, के लिए सुनिए, याद है। हम सब लोग करते हैं कि देखो भाई, आप ये काम करना है करो, मैं तो ये छोड़ने वाला नहीं हूं। हाँ, आपका संबंध है, आप बनाइए, बेटी को दे दीजिए, लेकिन हम लोग उनको नहीं चाहते हैं पहुंचे। तो वो हमारा अपना तरीका होगा, वो आपका अपना नहीं, तरीका। एक काम तो कर ही दिया ना। भाजपा ने अणुशक्ति नगर जो उनकी सीट थी उससे नवाब मलिक को नहीं लड़ने दिया। वो तो हो ही गया तो ना। एक तरह से जो भाजपा चाहती थी वो तो कर देवेंद्र जी दिया। ने अजीत पवार साहब को तो माफ कर दिया। अब नहीं, इसमें माफी का कोई सवाल नहीं है। उनके अपने संबंध निर्वहन किए हैं। अब जाए अजीत पवार के साथ तो उनके नहीं, संबंध है, मैं कह रहा हूं एक सर, साथ हैं। राजनीति में माफी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे भी तो डाली अरे जरा उत्तर प्रदेश की बात क्यों क्यों करना? करना? यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। 20 तारीख को ही वहां उसके लिए भी वोट पड़ने जा रहा है। इस पर बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारी है। आमतौर पर मायावती नहीं लड़ती हैं उपचुनाव, लेकिन इस बार वो पूरी ताकत के साथ उपचुनाव लड़ रही हैं। और उनके जो उम्मीदवार हैं उनकी उसकी लिस्ट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब मायावती के आने से क्या असर पड़ेगा इस पर ये देखना पड़ेगा। भाई एक बात तो ये बिल्कुल हर जगह साफ हो गई कि उनका जो अपना वोटर है, जाटव वोटर, वो कहीं ना कहीं जो है उनके साथ वो रहता ही है। अब वही सही, लेकिन अगर वो कुछ उससे भी कुछ नुकसान हुआ तो किसको होगा? जैसे एक एक करके सीट की बात हम लोग कर लेते हैं। ये कुंदरकी की सीट है, मुरादाबाद की सीट है। इस मुरादाबाद की सीट पर बीजेपी ने रामवीर सिंह ठाकुर को दिया, समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान को टिकट दिया है, तो बसपा ने यहां पर सपा के मुस्लिम कैंडिडेट के सामने अपना मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया है, रफतुल्लाह उर्फ नेता। हाँ, उर्फ नेता छिद्दा। हाँ, तो मुसलमान के सामने मुसलमान। तो इस सीट पर मुरादाबाद की सीट वैसे ही बीजेपी के लिए टफ मानी जा रही है। नहीं, ये बहुत टफ है। और ये
शफीकुर रहमान के शफीकुर पोते वर्क की- जियाउर रहमान वर्ग की सीट थी। जियाउर रहमान अभी सांसद हुए। भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ संभावना बहुत कम है। और ये जो क्या नाम है, कौन ठाकुर, ये जो लड़ रहे हैं, ये पहले भी हार रामवीर चुके सिंह हैं। ठाकुर। रामवीर सिंह ठाकुर ये लड़ के हार चुके हैं। यहाँ जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन है। अब ये बसपा का जो प्रत्याशी है ये कुछ कमाल करे और भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं कि ओवर कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू वोट्स हो तो वो भले जीत जाए। जो हाजी रहमान तो वैसे भी बसपा से आए, पहले वो बसपा से एमएलए रहे। समाजवादी पार्टी ने जब टिकट काट दिया था तो वापस बसपा में नहीं, चले गए लेकिन थे। चूंकि एक और उदाहरण उनका है ना, हाजी रहमान का एक बड़ा रोल है। संभल लोकसभा का एक उदाहरण है ना, बिल्कुल। कि 2014 में वो बंटवारा हुआ तो शफीकुर रहमान वर्ग हार गए थे। तो एक उदाहरण है वो। नहीं, इसमें इंटरेस्टिंग एक बात यह है कि ये जो रफतुल्ला है ये तुर्क हैं, तुर्क कम्युनिटी से आते हैं और वहां पर उसकी वो सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में वो समाज है, इसमें से इनको तो टिकट हाजी दिया। रहमान भी तुर्क कम्युनिटी से आते हैं, वो जो भी सपा के तुर्क, उम्मीदवार हैं वो भी तुर्क कम्युनिटी से आते हैं। तो इसलिए हाजी- नहीं, हाजी रिजवानी लेकिन जियाउर इसमें- रहमान थे तो। इसमें एक कैच है, ये जियाउर रहमान के परिवार को नहीं मिला, ये कादिर राणा के परिवार को मिला, उनकी दूसरी बहू को फैमिली। मिला है। तो कैच है इसमें, ऐसा नहीं नहीं नहीं, है यहाँ कि सीधे इस उन्हीं पर को नहीं, मिली। वो दूसरी यहाँ से नहीं, वो अलग सीट है। वो दूसरी सीट है, वो दूसरी। अच्छा, वो दूसरी है। यहाँ तो हाजी रिजवान लड़ रहे हैं। हाजी रिजवान, ठीक है। अच्छा, गाजियाबाद की सीट बीजेपी के लिए आसान सीट मानी जाती है हमेशा। बीजेपी ने संजीव शर्मा को टिकट दिया है। इस सपा ने पीएन गर्ग को टिकट दे दिया है। बसपा ने, माफ कीजिएगा, पीएन गर्ग को। तो ब्राह्मण के चेहरे के सामने वैश्य चेहरा दे अच्छा, वो मीरापुर की सीट जी, है, ठीक है। और समाजवादी पार्टी ने राज गाजियाबाद जाटव। सीट पर तो कोई बहुत डिबेट जैसी संभावना ही नहीं लगती है मुझे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई, क्योंकि बहुत ही मजबूत सीट जो है ना गाजियाबाद में। करहल और गाजियाबाद पर बात न करें। हाँ, बात ना करें। मतलब कोई आप चाहे, आपके पास वक्त ही है तो फिर कर लीजिए। खैर ये सुरक्षित सीट है अलीगढ़ नहीं, की। लेकिन थोड़ा जिसको कहते हैं ना कि अगर उस तरह से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अतुल गर्ग, एक तरह से कहें कि थोड़ा सा यहाँ चेंज किया है, वैश्य की जगह यहाँ ब्राह्मण उतारा को दे है, दिया। संजीव शर्मा को दे दिया है। और करहल की अगर बात करें तो ठीक है, वहां बात नहीं करनी चाहिए, अखिलेश यादव के घर की सीट है, अखिलेश जी जबरदस्त जीतते हैं, तेज प्रताप भी जीतेंगे, लेकिन धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव को टिकट दिया है तो घर में सेन लगाइए। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा तो बाद में तय होगा। करहल में ना, जितना समाजवादी पार्टी की अनुजेश मजबूत यादव करहल में समाजवादी एक पार्टी पेच के है। तेज प्रताप यादव के सामने, ये धर्मेंद्र यादव के बता रहे हैं? बहनोई है। बहनोई है। अच्छा, और बीएसपी ने यहाँ पर डॉक्टर अविनाश शाक्य को टिकट दिया। शाक्य वोट भी काफी है वहां पर। लेकिन शाक के वोट उस सीट पर समाजवादी पार्टी को ही वोट करते हैं। अच्छा, शाक के वहां पर करहल में समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं। खैर की मैं आपसे बात कर रहा था। खैर में बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर एक चारू केन है, डॉक्टर चारू ये केन, कांग्रेसी हैं। उनको दिया है। अच्छा, और बीएसपी ने यहाँ पर डॉक्टर पहल सिंह को टिकट दिया है। तो मतलब लेकिन ये कोई सार्वजनिक मीटिंग तो नहीं हुई बीजेपी और बीएसपी की अभी इन चुनावों से पहले हुई है? क्यों लग रहा है आपको ऐसा? नहीं, लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, फिर अचानक विधानसभा के उपचुनाव बीएसपी लड़ रही है और वो 7 सीटें जो है नॉन बीजेपी सीट से हैं। नहीं, लेकिन और अचानक फैसला आप हुआ। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि क्या मायावती जी कोई अधिकार नहीं है कि वो नहीं, विधानसभा अधिकार, के मैं अधिकार उपचुनाव पे तो में सवाल ही नहीं कर रहा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि मतलब एक पॉलिटिकल कोई मीटिंग का अंडरस्टैंडिंग कुछ हुई है क्या? अधिकार क्यों नहीं है? फूलपुर में बीजेपी के दीपक पटेल के सामने समाजवादी पार्टी के मुस्तफा सिद्दीकी हैं और बसपा ने यहाँ से जितेंद्र सिंह को अच्छा, टिकट यहाँ दिया है। बड़ा रोचक हो गया है ये। इस सीट की थोड़ी चर्चा कर लें। बार बार जाति वाली चर्चा होती है। जो इनके मुस्तफा सिद्दीकी हैं, वैसे तो इनका बड़ा विरोध हुआ है फूलपुर में, और चूंकि प्रवीण पटेल सिर्फ 5000 के मतों के अंतर से जीते थे, अब ये जो दीपक पटेल लड़ रहे हैं, ये केसरी देवी पटेल जो पहले सांसद थे फूलपुर से, उनके बेटे हैं। लेकिन क्या कह दिया मुस्तफा ने, वो बोल नहीं सकता। उन्होंने जाति सूचक टिप्पणी की कि उनके पास इन दोनों जातियों के अलावा है कौन। दलितों में जो एक तरह से जाटव और पासवान को एकदम उसी तरह से बोला है। ये भी एक मायावती के लिए बोला है। मायावती के लिए सीधे नहीं बोला, लेकिन कहा कि इनके पास यही दोनों जातियां हैं। अच्छा। तो अब उसमें क्या करें। तो ये भी एक बड़ा रोचक वहां फूलपुर सीट पर। तो एक तरह से कहें कि जो चूंकि मुस्लिम वहां बहुत हैं, मुस्लिम हैं, पटेल हैं, ब्राह्मण हैं, इनकी बहुतायत है वहां। तो अब वो जो सीट जिसको लड़ाई में माना जा रहा था बहुत, क्या समाजवादी पार्टी के लिए वो मुश्किल में आ जाएगी क्या, ये एक बड़ा सवाल। तो नहीं, वहाँ एक और फूलपुर डेवलपमेंट सीट तो केशव मौर्य जी की सीट है ना? हाँ हाँ, केशव मौर्य जी की सीट है। तो आप नहीं, केशव जी वहां से 2014 में एक बार प्रभारी है नहीं, ना? कांग्रेस के यहाँ एक मजबूत नेता है, मैं आज पढ़ रहा था, वो बड़े नाराज है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही है, सारी गिफ्ट कर दी है समाजवादी पार्टी को, कह रहे हम लड़ेंगे। देखिए, खड़े हो गए। कांग्रेस के लिए तो सचमुच ये बड़ी चिंता की बात है कि कम से कम फूलपुर सीट तो दे देते ना भाई। फूलपुर सीट तो कांग्रेस पार्टी को दे देते। अब नेहरू जी को तो अभी तक याद करते रहते हैं, विरासत वही लेके चलते हैं, लेकिन उनकी सीट तक नहीं बचा पाए। चलो लोकसभा में नहीं बचा पाए, विधानसभा में बचा लेते, लेकिन वहां भी नहीं दिया।
कटहरी से देखें, बीजेपी के धर्मराज निषाद हैं, सपा की शोभावती वर्मा है, बसपा ने भी यहां पर अमित वर्मा को टिकट दिया है। सपा जीतेगी सर। वो लालजी वर्मा की पत्नी है जो सांसद है वहां से, और लालजी वर्मा का अच्छा होल्ड है वहां पर, तो उनकी संभावना जीतने की बने इसीलिए हुआ। मतलब बसपा में तब भी उनका अच्छा होल्ड था, सपा में आगे तब भी उनका अच्छा होल्ड रहा है, क्योंकि कटेहरी अंबेडकर नगर की हाँ, सीट अंबेडकर है। नगर की और आती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने वो प्रयोग किया था कि रितेश पांडे को बसपा से लड़ाएंगे, बिल्कुल, उनको लड़ाया। बाहर से आए और हार गए। मतलब ये भी ध्यान में रहे कि कौन कौन बाहर से आया हार गया। तो भाजपा में ये बाहर से आए और हार गए, लालजी वर्मा सांसद बन गए, तो अब उन्हीं के परिवार में ये चला गया है। अब सवाल ये है कि क्या धर्मराज निषाद वो कंसोलिडेशन करेंगे क्या? तो एक तरह से ये भी, मतलब जितनी सीटें बड़ी रोचक हैं, अगर उस पीडीएफ फॉर्मूला के लिहाज से कहें, भारतीय जनता पार्टी के जो अभी बटेंगे तो कटेंगे के लिहाज से कहें, उन सभी के लिहाज से बड़ी रोचक सीट। नहीं, बट बीएसपी कोई रेलेवेंस रखेगी इन चुनाव में या नहीं? आपको बहुत ज्यादा नहीं रखने वाली, क्योंकि लालजी वर्मा के सामने बहुजन समाज पार्टी उस वोट बैंक को ले जा पाएंगे। अंबेडकर नगर में चूंकि पहले से बीएसपी के सांसद भी रहे हैं, लेकिन देखिए ये है कि मायावती पहले तो उपचुनाव लड़ती नहीं थी। पिछले लोकसभा विधानसभा में लोग कह रहे थे कि मायावती तो कहीं है ही नहीं। तो जाहिर है बसपा ने एक रीथिंकिंग के तहत शुरुआत की है कि हम यहां से शुरुआत करते हैं, हम मैदान में हैं, क्योंकि उनको अपने समर्थकों को भी ये संदेश देना था, क्योंकि उनके समर्थक चारों ओर कहते थे कि कोई चारा नहीं हम लोगों के पास, तो बहन जी तो खड़ी ही नहीं हो रही, तो यहां से खड़ी हुई है। लेकिन अब वो इस समय कितना प्रभाव डालेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इतना होने के बावजूद विधानसभा में उनको 12-12.5% के आसपास वोट आए थे बीच में। वो एकदम से पार्टी खत्म नहीं हुई थी, जबकि उसको खत्म मान लिया गया था। तो अगर 12.5% वोट था इस क्षेत्र का, मुझे नहीं मालूम है, वो चेक करना पड़ेगा। तो जाहिर है कि वो एकदम से शून्य नहीं रहेगा। अगर 15-20%, 18% वोट काटते हैं वो, तो पता नहीं वो किसका वोट काट ले। जैसे मिर्जापुर की मजमा सीट है, यहाँ बीजेपी ने पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को दिया है, सपा ने ज्योति बिंद को, बसपा ने दीपक तिवारी को, ब्राह्मण कैंडिडेट यहाँ ब्राह्मण दे दिया यहाँ। अब आप बताइए, दोनों तरफ कहीं भी मार कर सकती हैं वो नहीं, देखिए मिर्जापुर की मझवा सीट पर ब्राह्मण टिकट देना ये उस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है कि पहले जो ललितेश पति भी यहाँ से अपना दावा किए थे और वो उसमें तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे और उनके लिए समझौते में छोड़ी थी। अनुप्रिया यहाँ से सांसद हैं, लेकिन जो पहले की होल्ड थी वो उनकी उस तरह की नहीं रही। ज्योति बिंद, ये डॉक्टर ज्योति बिंद जो है रमेश बिंद की बेटी हैं। रमेश बिंद भाजपा के सांसद थे, हालांकि बाहर से आए थे, और उसके बाद भदोही से उनको टिकट नहीं मिला, फिर वो लड़ गए सपा से। अब वो चुनाव हार गए, लेकिन उन्हीं की बेटी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है। तो आप जब कहते हैं ना परिवारवाद, तो कोई पार्टी अछूती नहीं, नंबर एक। दूसरा, ये इस देश में सचमुच नेतृत्व को खत्म कर रहा है। भाजपा भी उसमें बहुत पीछे नहीं है, हालांकि सब जगह उसने परिवार वालों को नहीं दिया है, लेकिन अब इसे दीपक पटेल केसी देवी पटेल के बेटे हैं, तो ये जानकारी में रहे लोगों की। और परिवारवाद का एक बड़ा संकट है, जिससे कैसे भारत की राजनीति निकलेगी। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा, अभी फिर कहा कि 1 लाख नए नौजवानों को लाएंगे, लेकिन जब घरवे वाले को सब मिल जाएगा तो नौजवान आएंगे। 2 सीट की बात कर लेते हैं जल्दी से। 2 ही सीट रहेगी। कानपुर की सीसामऊ 40% मुस्लिम वोट वाली सीट है ये। यहाँ बीजेपी और बसपा ने ब्राह्मण उम्मीदवार दिए, सपा ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया। सपा की तरफ से इरफान सोलंकी की पत्नी नस्लीम सोलंकी, बीजेपी ने शोरेश अवस्थी और बसपा ने वीरेंद्र शुक्ल को टिकट दिया है। तो यहाँ तो वैसे ही बीजेपी के लिए टफ था। ये वैसे ही इरफान सोलंकी की बड़ी स्ट्रांग सीट है, स्ट्रांग सीट है, और ब्राह्मण प्रत्याशी वहां मजबूत होता, क्योंकि कानपुर में ब्राह्मण बहुत मजबूत हैं। लेकिन अभी अब रमेश क्योंकि अवस्थी बसपा ने जीते भी ना। उतार दिया, तो ये एक रमेश अवस्थी जीत गए। देखिए वही तो मैं कह रहा हूं, जिनको रमेश लोग नहीं अवस्थी पहचानते थे, वो कानपुर में रमेश जीत अवस्थी गए। सांसद हो गए हैं। वो वही वाले हैं, मोदी जी के साथ थे तो उसमें। आपका डाउट क्लियर हो गया ना, मीटिंग हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, मीटिंग जैसा नहीं बीजेपी और है। मायावती अपनी पार्टी को, जो अभी अवधेश जी ने कहा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई भी पार्टी वहीं तक समझौते करती है जहां तक उसके अपने अस्तित्व पर सवाल न खड़ा हो। नहीं, देखिए सर, उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा का जो परिणाम आया था, तो अखिलेश ने जब 37 सीटें जीती, तो बीजेपी को जितने तकलीफ नहीं हुई, उससे ज्यादा तकलीफ मायावती को हुई थी अखिलेश का ये प्रदर्शन देखकर। बिल्कुल, क्योंकि उसका बड़ा वोट बैंक मायावती का वो लेके गए, तो मायावती को लग रहा है कि भाई अखिलेश अगर इसी तरह से मजबूत होते रहेंगे तो 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा, बस सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं रहेगी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में होने वाला है। तो ये अस्तित्व के लिए मायावती के लिए ये नोशन भी दूर करना है कि भाई हम कहीं बीजेपी की मदद करते हैं पीछे से। और नहीं, संदेश गया, इसलिए मायावती की हालत हो गई है राजनीति के अंदर कि मुस्लिम वोट भी उनके पास नहीं रहा। उनका जो पिछड़ा वोट था, सिर्फ जाटा
छोड़ के बाकी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया। एक मीरापुर की सीट की बात कर लें, ये आरएलडी के पास है ये सीट। आरएलडी जब जीती थी तो दूसरी तरफ थी, इस बार बीजेपी के साथ है। आरएलडी ने मिथिलेश पाल को बनाया है। अच्छा, ये भी मुस्लिम बहुल सीट है वैसे। सपा ने सुम्बुल राणा, ये हैं वो सांसद कादिर राणा की बहू हैं, और बसपा ने शाह नजर को मैदान में उतारा हुआ इसके है। संग दो खबर है। तो शंभू यहाँ राणा पर मुस्लिम सपा कि जो ससुर जो है, मतलब फादर जो है, वो इसके बड़े नेता है बसपा के, वहाँ के पश्चिम उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर है, बड़े नेता है वहाँ पर। तो ये भी बड़ा मुश्किल होगा बसपा के लिए, मतलब उनके पिता के लिए, कि अपनी बेटी का साथ दे या बसपा के सांसद के लिए दे। और जहाँ तक राष्ट्रीय लोकदल की बात है, जयंत चौधरी ने अपने ही मतलब भरोसेमंद उम्मीदवार को टिकट दिया, महिला को। वो पहले विधायक रह चुके हैं वहां से 2009 चिंता में। मायावती जी की और है, आजकल वो बार बार उस पर ट्वीट करती हैं। मैंने देखा कि पहले हरियाणा ने कहा था कि हम कोटा विद इन कोटा एससी शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन में देंगे। अब उसके लिए कमेटी कर्नाटक ने भी बना दी है। तेलंगाना पहले ही उस पर काम कर रहा है। तो आज फिर उन्होंने कहा कि ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो हैं ये मनुवादी हैं, सभी दोनों पार्टी। वो अपने रंग में आने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनका भी एक रहस्य है कि वो एक प्रकार से देखा जाए तो 2017 के बाद लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक समझौता किया, उसके बाद से उनकी राजनीति का कुछ अता पता नहीं था। और इसी का परिणाम हुआ कि इस बार दलितों का उनके जो कोर वोटर थे, वो भी देखा गया कि वो कांग्रेस या सपा में शिफ्ट हो गए थे। तो उनके अस्तित्व पर भी समस्या पैदा हो गई थी, तो वो खड़े हो रहे हैं। और उनकी भाषा यही रही है कि कांग्रेस नाकनाथ तो भाजपा सांपनाथ। ये बात वो भी कहते, बसपा बहुजन समाज जो जब कांसी राम थे तो वो भी कहते थे कि हमारा तो उसी में अस्तित्व बना हुआ है कि जितनी बार सरकार गिरे, जितने बार उपचुनाव हो, जितने बार चुनाव हो, हम चुनाव लड़ेंगे, वैसे हम आगे बढ़ेंगे। बाद में पॉलिसी उनकी खत्म हो गई थी। अब देखने की आवश्यकता यह है कि क्या पॉलिसी अपनाई है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट के लिए जो बसपा सपा के बीच एक ध्रुवीकरण की कोशिश हुई थी, थोड़ा बहुत उसके लाभ भी मिले, लेकिन वो कोशिश विफल हुई है। नए रूप में बसपा आई है, तो इस समय वो किसको क्षति पहुंचाएगी, लेकिन ज्यादातर क्षति तो वो सपा को ही पहुंचाएगी। एक लास्ट कमेंट, हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे कि उपचुनाव में बीजेपी थोड़ा बेहतर करती हुई अब दिखाई दे रही है। नहीं, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल थी। और मैं शुरू से कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर 10 होती, यानी मिल्कीपुर भी होती, तो 10 में से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी का पड़ना बहुत भारी था। अभी जो प्रत्याशी चयन है, और जिसको एक तरह से कहा जा रहा है ना कि पता नहीं समाजवादी पार्टी ये समझ नहीं पाई, मुस्लिमों को ही दे दिया। हालांकि उनकी मजबूरी भी है। अब इरफान सोलंकी के परिवार को देंगे तो मुस्लिम सीट है, उन्हीं को देंगे, या इस सीट पर जो जहां से जियाउर रहमान बर्क है उनकी सीट पर देंगे, मुरादाबाद वाली, तो उस पे वही देंगे जहां से सुम्बुल राणा। लेकिन फिर भी एक मैसेज जा रहा है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को नहीं छोड़ना चाहती। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे मुस्लिम, सेकंड प्रायोरिटी पे अपना घर, उसके बाद सब लोग हैं। तो जिस पीडीए की बात की जा रही थी, वो पीडीए थोड़ा मुश्किल में है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट बटे हैं, बड़े शानदार तरीके से टिकट बटे हैं। जहां जो प्रत्याशी एक तरह से, जिसको आप कह सकते हैं ना कि संख्या के लिहाज से, रणनीति के लिहाज से, उनको वहां टिकट दिया है, इसका भी लाभ उसको मिलता हुआ दिख रहा है।